गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड। इससे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, रक्त के बारे में पढ़ा था। उसके आगे का जो पार्ट अब बचा हुआ है उसमें तो हमने सिर्फ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि रक्त समूह कितने प्रकार के हो सकते हैं, किसको रक्त दे सकता है, किससे रक्त ले सकता है। अभी हम इसमें रक्त के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा, लसिका यानी लिम्फ और रक्त की कणिकाओं के बारे में। कणिकाएं मतलब जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स कैसी होती है, कहाँ बनती है, क्या इनका कार्य होता है, और धमनी और शिराओं के बारे में। ये इतना अध्ययन हम आज के इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले रक्त की pH कितनी होती है? 7.4, यानी ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय। तो रक्त की pH का भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त की pH कितनी होती है। तो रक्त की pH 7.4 होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। हमारा शरीर जो है वो 7 से लेकर 7.8 pH के बीच में काम करता है। इसमें रक्त का बहुत बड़ा रोल है, इसको एकदम मध्य में रखने के लिए, क्योंकि 7.8 से ऊपर होने पर भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं और 7 से नीचा होने पर भी एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए रक्त है वो pH को बनाए रखने में मदद करता है। तो इस प्रकार से रक्त की pH कितनी होती है? 7.4। इसके बाद में रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी दूसरों को जोड़ने वाला। रक्त जो है अंदरूनी कोई चोट लगती है तो अंगों को आपस में, सेल्स टिश्यू को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको संयोजी उत्तक की संज्ञा दी गई है। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके भी दो भाग होते हैं। रक्त का जो द्रव भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है ये रक्त का द्रव भाग होता है, यानी जब रक्त को छानते हैं इनमें से कणिकाओं को अलग कर लेते हैं तो शेष बचा हल्का पीला रंग का जो क्षारीय द्रव होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा और लसिका में भी अंतर है, दोनों नाम लगभग एक से ही हैं। और कई बार हम परिभाषाओं में भी ये जानते हैं कि ये लगभग दोनों एक ही प्रकृति के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। लसिका क्या होती है? जब रक्त में से RBC और प्लेटलेट्स ये दोनों निकाल देते हैं तो शेष बचा जो रक्त है वो क्या कहलाता है? लसिका यानी लिम्फ। तो रक्त में से RBC और प्लेटलेट्स को निकालने के बाद में शेष जो रक्त बचता है उसको लसिका कहते हैं। इसमें WBC की मात्रा अधिक होती है। WBC की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए लसिका को वहन करने के लिए हमारे शरीर में एक अलग सी व्यवस्था होती है जिसको लिम्फ सिस्टम बोलते हैं, लसिका तंत्र, जिनकी नोड्स होती है वो हमारे गले में, कंधों के आसपास होती है और वाहिकाओं के माध्यम से लसिका द्रव वो संपूर्ण शरीर में बहता है। तो इस प्रकार से रक्त की जो मुख्य बातें क्या हुई? pH 7.4 होता है, रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है, रक्त के द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं, रक्त में से RBC और प्लेटलेट्स को निकाल दें तो जो रक्त बचता है उसको लसिका कहते हैं। ये तो थी इसकी बेसिक बातें। अब हम पढ़ेंगे रक्त की कणिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले रक्त की कणिकाओं के बारे में पढ़ने के लिए WBC को लेते हैं। रक्त कणिकाएं, और रक्त कणिकाओं में नंबर 1 पर आती है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, या इनको श्वेताणु भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड कार्बुलेंस या व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेताणु के नाम से इनको जानते हैं। WBC जो होती है ये बच्चों दो प्रकार की होती है। एक तो कणिकीय और दूसरा जो प्रकार होता है इसका वो होता है कणिका रहित।
कणिकीय को फिर 3 भागों में बांटते हैं। एक तो न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और एक बेसोफिल्स। ये 3 प्रकार तो ये कणिकाओं का, यानी जो श्वेताणु होते हैं वो कण के रूप में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसके बाद में जो कणिका रहित होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। तो इस प्रकार ये सारे क्या है? न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। ये 3 तो जो होती है, यानी न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ये तो कणिकीय प्रकार की होती है, यानी ये तो रक्त में कण के रूप में पाई जाती है। और इसके अलावा जो कण के रूप में नहीं होती, अमीबीय आकार की होती है, अनियमित आकार जिनका होता है, वो होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सबसे जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी का प्रकार है वो क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। हमारे कुल डब्ल्यूबीसी का लगभग 60% भाग जो है वो न्यूट्रोफिल्स का होता है, और इसमें से सबसे जो कम है वो बेसोफिल्स की संख्या होती है। इसी प्रकार मोनोसाइट है, एक केंद्रकाणु इसको बोलते हैं, इसमें एक केंद्र पाया जाता है। इसे भक्षक काणु भी कहते हैं, क्योंकि ये मैक्रोफेज के रूप में बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का भक्षण करती है, उनको खा जाती है। एक तरह से हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है मोनोसाइट्स। इसलिए इसको मैक्रोफेज, भक्षक काणु या भक्षण करने वाली या मारक कोशिका भी बोलते हैं। इसी प्रकार लिम्फोसाइट है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। फिर बी सेल्स और दूसरा है टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स ये लिम्फोसाइट्स के प्रकार है। इनकी उत्पत्ति जो है, बी नाम आया है कि उत्पत्ति है वो बोन मैरू से होकर आई है, और फिर इनका जो मैच्योरेशन है, परिपक्व है, वो थाइमस ग्लैंड में होता है। इसलिए बी सेल्स, टी सेल्स बोलते हैं। लिम्फोसाइट के 2 प्रकार हैं, ये भी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो ये तो थे बच्चों डब्ल्यूबीसी के प्रकार। अब डब्ल्यूबीसी की मतलब इन सभी की जो सामूहिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति कहाँ होती है? इनकी उत्पत्ति होती है, यानी इनका निर्माण कहाँ से शुरू होता है? बोन मैरू से। बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होती है? जैसे ये हमारी बोन होती है इस प्रकार से, तो हमारी हड्डी के यानी बोन के, बोन है, अस्थि है, इसके बीच में एक खाली जगह होती है, खोखली जगह इस प्रकार की, और इस खाली जगह में लिक्विड पदार्थ भरा रहता है। इसमें से डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का निर्माण भी यहीं पर होता है और प्लेटलेट्स भी यहीं बनती है। तो जो बोन मैरू है इनमें से ये निकल करके आता है, ये तो बोन मैरू है, और बोन मैरू से फिर क्या उत्पत्ति होती है? डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति होती है। अब बोन मैरू जो अस्थि है, अस्थि का निर्माण किससे होता है? हमारे शरीर में एक ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है, ओस्टियोब्लास्ट सेल से और धीरे धीरे अस्थियों का निर्माण होता है, जो गर्भ अवस्था में शुरू हो जाता है। इस प्रकार अस्थि का निर्माण होता है। अस्थि के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है बोन मैरू, उससे डब्ल्यूबीसी, फिर आरबीसी और रक्त कणिकाएं यानी प्लेटलेट्स से उनका निर्माण होता है। तो इनकी उत्पत्ति तो होती है बोन मैरू से। इनका जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो लगभग 5 से 7 दिन का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह तक ये जीवित रह सकती है। उसके बाद में इनका विघटन हो जाता है, मृत हो जाती है और दूसरी डब्ल्यूबीसी इसकी जगह आ जाती है और इनका अपघटन प्लीहा या स्प्लीन में जाकर के हो जाता है। एक इसका आकार जो है
अमीबीय आकार की, लगभग अमीबा की जैसी आकृति होती है नियमित, उसी प्रकार से इनका आकार होता है। और इनकी क्वांटिटी कितनी होती है शरीर में, इनकी जो मात्रा होती है, मात्रा वो लगभग 10,000 प्रति घन मिमी होती है। 10,000 प्रति घन मिमी का मतलब आप समझते हो, जैसे मान लो हमारा ये पैमाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 है यहाँ पर, ये 10 है, ये बीच में क्या है मिलीमीटर है। तो प्रति मिलीमीटर कितनी होती है 10,000, तो प्रति मिलीमीटर की संख्या कितनी होती है, मिलीमीटर को अगर हम एक घन माने इस प्रकार से, तो इतनी दूरी में कितनी मात्रा में WBC आ जाती है, वो प्रति मिली के हिसाब से आती है, यानी थोड़ी सी जगह पर बहुत सारी मात्राएं आ सकती है। तो 10,000 की संख्या होती है, वो प्रति घन मिली ब्लड में इनकी मात्रा पाई जाती है। तो ये तो हुई इसकी उत्पत्ति, संख्या और क्या काम करती है ये। इसके अलावा WBC के बारे में हम और क्या पढ़ेंगे, शरीर में इनका जो प्रमुख कार्य है वो रोगाणुओं को खत्म करना है, यानी एंटीजन के रूप में जो रोगाणु प्रवेश करते हैं उनको नष्ट करना है, इसलिए इनको मारक कोशिकाएं भी बोलते हैं। इसके लिए जो B सेल्स और T सेल्स कोशिकाएं पाई जाती है, वो कोशिकाएं मेमोरी के ऊपर आधारित काम करती है। मेमोरी का मतलब जैसे कोई रोगजनक पहली बार हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी कोशिकाएं उनकी पहचान रख लेती है, उनकी मेमोरी या याददाश्त अपने पास रखती है। तो पहली बार तो कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती रोगजनक के खिलाफ, लेकिन वही रोगजनक जब दोबारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी WBC की जो पंक्तियां है या WBC कोशिकाएं जो है वो एकदम से उनके ऊपर धावा बोल देती है और उन रोगाणुओं को नष्ट करके हमें रोगी होने से या अस्वस्थ होने से बचाती है। तो इस प्रकार से ये WBC का जो मुख्य कार्य है वो हमारे रोगों से सुरक्षा करना होता है। अगला जो टॉपिक है WBC के बाद में हम पढ़ रहे हैं, दूसरी जो कोशिका है वो है RBC। RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, या इनको रक्ताणु भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पुलेल्स या फिर रक्ताणु या लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। इनकी उत्पत्ति भी बोन मेरो में ही होती है। इनका जो आकार है वो किस प्रकार से होता है, उभयावतल प्रकार का होता है। इस प्रकार से अगर हम गोल गोल करके इनको देखेंगे तो इस प्रकार से हमें ये नजर आती है। तो उभयावतल यानी दोनों तरफ से अवतल, नेत्र के लेंस की बात की, उभयावतल दोनों तरफ से गोल होती है। ये इसकी बनावट होती है। इसकी उत्पत्ति भी बोन मेरो से होती है। इसका जो जीवन काल है वो कितना होता है, जीवन काल लगभग 120 दिन यानी 4 माह, 4 महीनों के लगभग, यानी 120 दिन तक इसका जीवन काल होती है। ये WBC का जो विघटन है वो यकृत और प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है, इसलिए यकृत या प्लीहा को हमारे शरीर का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में तो क्या होता है वहाँ से इसका RBC का जो है वो उत्पत्ति होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में क्या होता है इसके विपरीत स्प्लीन में यानी प्लीहा या फिर तीली में जाकर के इनका अपघटन होता है, इसलिए बाद में इसको हमारे शरीर का कब्रिस्तान यानी RBC का कब्रिस्तान बोलते हैं। अब RBC का कार्य क्या होता है, कार्य देखो, RBC की सतह पर, यह RBC है और इसकी सतह पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, HB यानी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में जब हम श्वसन क्रिया करते हैं
तो श्वसन के माध्यम से जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, उस ऑक्सीजन के अणु को हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक रसायन बनाती है। यानी एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं को अपने साथ जोड़ती है और क्या बनाती है? HB इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी एक अणु 4 अणु ऑक्सीजन को जोड़ने की क्षमता रखता है। इस प्रकार ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन हमारे शरीर में बहती है। तो ये काम कौन करता है? आरबीसी की सतह के ऊपर उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा स्त्री और पुरुषों में अलग होती है। पुरुष में कितनी होती है? पुरुष में लगभग 14 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी 1 डेसीलीटर में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन हो सकता है। वहीं स्त्रियों में कितना होता है? स्त्रियों में इसकी मात्रा वो 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। तो स्त्रियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों की बजाय थोड़ी कम होती है। तो ये आरबीसी का मुख्य कार्य हो गया। अब देखो, आरबीसी के अंदर एक तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और एक केंद्रक नहीं होता। अपन पढ़ रहे थे आरबीसी। तो ये केंद्रक रहित है, केंद्रक रहित, यानी इसमें जो न्यूक्लियस है ये नहीं पाया जाता। सभी में नहीं, केवल कुछ को छोड़ के। ऊंट और लामा जो 2 जीव हैं, जंतु, इनके शरीर में केंद्रक, उनके शरीर की जो आरबीसी उसमें केंद्रक पाया जाता है। बाकी जितने भी स्तनधारी हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये केंद्रक रहित होती है। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो ये एक अच्छा प्रश्न बनता है कि इससे रक्त कणिका में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो आपको आरबीसी का नाम इसमें लिखना है। इसके बाद में आपका आ रहा है बच्चों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिनको हम बिंबाणु भी बोलते हैं, बिंबाणु, प्लेटलेट्स। इनका जो जीवन काल है वो लगभग 10 दिन होता है, 7 से 10 दिन माना गया है। और ये कणिका के अनियमित कणिकाओं के रूप में पाई जाती है हमारे शरीर में। और इनका प्रमुख कार्य है वो है रक्त का थक्का बनाना। और कई बार प्रश्न में पूछा जाता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने की शुरुआत कौन सी कोशिका करती है? तो रक्त का थक्का बनाने की जो शुरुआत है वो बिंबाणु या प्लेटलेट्स करती है। जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। उत्पत्ति वही बोन मेरो में इसकी होती है। अगर इसके शरीर में कमी हो जाए तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, रक्त का थक्का बनने में थोड़ी समस्या आती है। इनकी जो संख्या है वो 3 लाख प्रति घन मिमी पाई जाती है। 3 लाख की संख्या में। डेंगू बुखार होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आती है। और 150 mm³ से अगर नीचे आ जाती है तो उसके बाद में प्लेटलेट्स है वो बाहर से चढ़वानी पड़ती है, अन्यथा समस्या खड़ी हो सकती है। तो सामान्य मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या 3 लाख प्रति घन मिमी पाई जाती है। ये तो हुई रक्त कणिकाओं की बात। अब आता है धमनी और शिराएं। हमारे शरीर में रक्त को लाने ले जाने के लिए एक तरफ धमनियां होती है और दूसरी तरफ शिराएं, ये वेन होती है और ये आर्टरीज होती है। आर्टरीज या वेन। देखो इनमें अंतर क्या होता है? दोनों ही वाहिकाएं होती है। शरीर में नस जिनको हम बोलते हैं वो होती है, लेकिन इनमें अंतर ये है कि धमनिकाएं हैं, इनकी दीवार जो है वो मोटी होती है
और इनकी दीवार है वो थोड़ी पतली होती है। दूसरी बात, धमनियों में जो रक्त है वो दबाव के साथ बहता है, दबाव से रक्त बहता है, और सिरों में बिना दबाव के रक्त बहता है। दबाव के साथ रक्त बहने के कारण इसकी दीवार मोटी है, क्योंकि जब हृदय से ब्लड प्रेशर पड़ता है तो उसको सहन करने के लिए दीवार मोटी होनी चाहिए, नहीं तो धमनिकाओं की दीवार वो फट सकती है। इसी प्रकार जो धमनियां हैं वो हमारे शरीर में गहराई में होती है, यानी अगर हम चमड़ी की बात करें जो दिख रही है इससे ज्यादा गहराई में होती है धमनी, और शिरा वो ऊपरी होती है। तो शिरा है वो थोड़ी ऊपर पाई जाती है, धमनी गहराई में पाई जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अंतर है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, और शिराओं में क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब कुछ अपवाद भी हैं, जैसे फुफ्फुसीय धमनी है तो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी अशुद्ध रक्त को वापस फेफड़ों में चढ़ाने वाली जो नलिका है फुफ्फुसीय धमनी, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त नहीं बहता। फेफड़ों से बाएं आलिंद में जो रक्त लेकर आते हैं नलिका हृदय में, वो कहलाती है फुफ्फुसीय शिरा, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो ये कुछ अपवाद है, और ये धमनियों और शिराओं की बात होती है। तो इस प्रकार आज ब्लड में हमने प्लाज्मा, लसिका, रक्त कणिकाएं, धमनी, शिराएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके बारे में पढ़ा। आप इनको ध्यान से समझना, बुक में भी पढ़ना। धन्यवाद।